नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आप सभी का खबरदार में। खबरदार की शुरुआत हम उस ताज़ा तस्वीर से कर रहे हैं जो पंजाब चुनाव में एनडीए की मुहिम को नई शुरुआत कही जा सकती है। अब से बस कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर पहुंचे हैं, जहां नरेंद्र मोदी को हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेना है। नरेंद्र मोदी स्वर्ण मंदिर गए, स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा की, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका तो श्रद्धालुओं को लंगर भी बांटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा बादल परिवार भी मौजूद था। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे, सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर भी थी। तो ये चुनावी तैयारी, चुनावी मुहिम है, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया के जरिए प्रधानमंत्री अमृतसर में हैं, दरबार साहिब में उन्होंने मत्था टेका है। अमृतसर में शुरू हो रहा है हार्ट ऑफ एशिया। स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त सीधे अमृतसर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता, हार्ट ऑफ एशिया और अफगानिस्तान को लेकर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन किस तरह से आज दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में भी चुनावी बिगुल फूंका है? सईद, मुझे लगता है कि ये एक तीर से दो निशाने वाली बात है। एक कूटनीतिक मंच पर और दूसरा खुद घरेलू सियासी मंच पर। जैसा कि पंजाब में चुनावों को लेकर अब पूरी गहमा गहमी नजर आने लगी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरअसल मौका तो था, दस्तूर तो था, वो हरमिंदर साहब गए हुए थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को खुद एस्कॉर्ट करते हुए उन्हें वहां का दौरा करवाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से खुद लंगर बांटने लगे श्रद्धालुओं के बीच में, निश्चित रूप से इसके सियासी संकेत भी देखे जाएंगे। और जो जरूरी बात है कि देखिए, उनके साथ जो चीफ गेस्ट थे वो एक इस्लामिक मुल्क के राष्ट्रपति हैं। उन्हें लेकर वो जाते हैं सिखों के सबसे बड़े जो धार्मिक स्थल है वहां गोल्डन टेम्पल में, उसका वो जायजा भी लेते हैं, दौरा भी करते हैं और एक साथ जाकर लंगर भी बांटते हैं। तो ये एक जहां सियासी इसके मायने निकाले जा सकते हैं, वहीं कूटनीतिक मंच पर भी निश्चित रूप से एक इसकी प्रतीकात्मकता जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सईद, बहुत धन्यवाद स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता अमृतसर से जानकारी दे रही थी। लेकिन तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा देते हैं। स्वर्ण मंदिर की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मत्था टेका है। अमृतसर में है नरेंद्र मोदी। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन पंजाब के अमृतसर में ही शुरू हो रहा है। गए तो इस सम्मेलन में हिस्सा लेने हैं, लेकिन दरबार साहिब पहुंचे, स्वर्ण मंदिर पहुंचे और वहां पर मत्था टेका। ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने न सिर्फ वहां पर वक्त गुजारा, मत्था टेका, बल्कि लंगर भी बांटा। तो एक परिक्रमा भी की स्वर्ण मंदिर की, और परिक्रमा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बादल परिवार भी पूरा साथ में था। स्मिता हमारे साथ लगातार हैं। स्मिता, एक तीर से दो निशाने आपने जिक्र किया, लेकिन कितना महत्वपूर्ण होगा पंजाब चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वर्ण मंदिर में जाना, दरबार साहिब में मत्था टेकना, लंगर बांटना, परिक्रमा करना? देखिए सईद, जहां तक पंजाब चुनावों का सवाल है, यहां पर जब से हम आए हुए हैं हार्ट ऑफ एशिया कवर करने के लिए, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो अकालियों की हालत है इस वक्त पंजाब में, इस बार के चुनाव उनके लिए बेहद मुश्किल चुनाव हैं। बीजेपी अकाली का जो गठबंधन है, कांग्रेस यहां पर रेस में जहां आगे थोड़ी बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी मुश्किल उनको चुनौती लगातार मिल रही थी। और धर्म एक मुद्दा है, एक धार्मिक वोट बैंक, काफी बड़ा वोट बैंक है पंजाब का। इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है। खास करके अगर आप मालवा क्षेत्रों में जाएं, मालवा, देवबा या माझा क्षेत्र की अगर हम बात करें पंजाब की, तो मालवा क्षेत्र में खास करके जो है धार्मिक वोट बैंक बढ़ जाता है। हालांकि अभी इसे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से कहेंगे कि देखिए, मैं तो एक जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है उनको लेकर गया था स्वर्ण मंदिर, उनको दिखाने के लिए गया था, तो जाहिर सी बात है हमने लंगर की जो सेवा है उसमें भी हमने शिरकत कर लिया। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं या फिर जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, वो इसमें कुछ और मायने जरूर देखेंगे। सईद, बहुत धन्यवाद स्मिता आपका। स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता अमृतसर स्वर्ण मंदिर से
जानकारी दे रही थी। त्रिकोणीय हो चुकी है पंजाब में इस बार की लड़ाई। फिलहाल बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से देश को कोई नया सरप्राइज देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नरेंद्र मोदी का मूड देखकर ऐसा लगा जैसे जनधन खाते में जमा काले धन पर उनकी सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। कुछ इस तरह कि बेईमानों का काला पैसा गरीबों का हो जाएगा, इस बात के साफ संकेत नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं। ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। ये पीएम मोदी के नए सीक्रेट प्लान का वो ट्रेलर है जिसको देखकर देश के गरीब मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। आप मुझे बताइए, इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है? मुरादाबाद में मोदी ने गरीबों को घर बैठे धनवान बनाने वाले आइडिया का खुलासा किया। ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात कीजिए, मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। ये बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी करे तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था सबूत लाओ। ये बराबर डिब्बे लाए, बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं। जनधन खाते में धड़ाधड़ काला धन जमा होने से सांसद में मोदी सरकार भी थी। काले धन पर चोट जरूरी है, लेकिन इससे गरीबों को बचाना भी था। आज मोदी के भाषण से साफ हो गया कि वो झांसे में आकर खाते में काला धन जमा करने वाले गरीबों का बाल बांका नहीं होने देंगे। मोदी के भाषण से यह भी साफ हो गया कि विपक्ष पर उनका आक्रामक अंदाज जारी रहेगा। बेईमान लोगों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या? नहीं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो गुनहगार है क्या? कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो गुनहगार है क्या? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? इसे आप सियासत का बॉक्स ऑफिस भी कह सकते हैं, जिस पर हर वीकेंड मोदी कुछ न कुछ धमाकेदार कर रहे हैं। आज मोदी ने नोटबंदी के बाद कतारबंदी पर कांग्रेस को आईना दिखाया। ये कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, भूल गए
अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, PL 480 गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। इस दमदार भाषण के बावजूद मोदी थोड़े परेशान दिखे। नकदी के इंतजार में ATM और बैंकों के बाहर खड़ी जनता की आवाज निश्चित तौर पर सरकार तक पहुंच रही होगी। मोदी ने आज अपनी नीति और नियत दोनों का हवाला दिया। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी ने बेईमानी के तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करने का बार बार वायदा किया। भाइयों बहनों, बेईमानी के सारे दरवाजे बंद करने के लिए मुझे मदद चाहिए। सिर्फ काला धन निकले, भ्रष्टाचार जाए, इतना नहीं, बेईमानी के सारे रास्ते बंद करने का यही तरीका है। नोटें छाप छाप करके हम बेईमानों की मदद करना नहीं चाहते। ये मोदी की चुनावी सभा थी, इसीलिए उनके भाषण में चुनावी रंग भी बार बार दिख रहा था। लेकिन उनके इस भाषण के बाद बड़ा सवाल यही है कि जनधन खाते में जमा होने वाली काली रकम को क्या उनकी सरकार सफेद करने जा रही है? संसद में सरकार ने ऑन रिकॉर्ड माना है कि जनधन खाते में अभी तक 64,252 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। ये 16 नवंबर तक का आंकड़ा है, जिसमें देश के 25 करोड़ 58 लाख खाते शामिल हैं। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इसमें से 5 करोड़ 98 लाख यानी करीब 23% खाते जीरो बैलेंस वाले हैं। विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार जनधन खाते में जमा हुई ब्लैक मनी पर अपने ही स्टैंड से पीछे हटेगी? केंद्र की भाजपा सरकार ने खुद ही यहाँ भारत बंद जैसा माहौल बना दिया है। नोटों का घोर अभाव हो जाने के कारण अब देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने जुमलों के और भाषणों के अलावा इस देश को कुछ भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री के जुमलों से और भाषणों से इस देश का पेट भरने वाला नहीं है। आज इस देश के करोड़ों लोग, ईमानदार लोग, अपनी खुद की खून पसीने की कमाई निकालने के लिए डंडे खा रहे हैं, क्यू में खड़े रहे हो घंटे, उनके बच्चे बीमार हैं, भूखे हैं, खेती के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, और प्रधानमंत्री जुमले पे जुमले दिए जा रहे हैं। रोज एक तुगलकी फरमान देते हैं और देश में पूरी एक अराजकता का माहौल बन गया है। विपक्ष के पास संसद के तौर पर बड़ा मंच है, लेकिन संसद ठप है। विपक्ष देश से अपनी बात नहीं कर पा रहा और पीएम मोदी वीकेंड पर कभी गोवा, कभी जौनपुर तो कभी मुरादाबाद से विपक्ष पर कारपेट बॉम्बिंग कर खलबली मचा देते हैं। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम आपको नोटबंदी के 25वें दिन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल में सैलरी वालों का वीकेंड लाइन में खड़े हुए बीता। अकाउंट पैसे से लबालब भरा है, लेकिन जेब खाली है। आज पूरे देश का लगभग यही हाल दिखाई दिया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एटीएम की लाइन है और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर एटीएम के लिए। यहाँ पर लोग जो हैं वो पैसे निकालने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी तरफ की जगह आप तस्वीर देखेंगे तो इस तरफ जो है बैंक से जिनको डिपॉजिट करना है, जिनको विड्रॉल करना है 10,000 या 24,000 तक, ये उनकी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और ये भी बहुत लंबी लाइन है। ये कतार में खड़े देश का गुस्सा है। सैलरी के पैसे खाते में पड़े हैं, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होनी है। पूरे हफ्ते कमर तोड़ मेहनत के बाद अपने ही पैसे के लिए लाइन में खड़े होने की मजबूरी है। ऐसे में गुस्सा तो आएगा ही। कई बैंकों में तो पैसे नहीं है, कई बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन नहीं है। कोई फर्क नहीं, बहुत परेशान हो रहे हैं। 4 दिन से नंबर ही नहीं आता। आज सोच रहे हैं आज किसी तरह देखते हैं, बूढ़ों वाली लाइन में आए। आज मेरा चौथा दिन है। कल मतलब मॉर्निंग में 9:30 बजे टोकन मिल गया था हमारा, तो आज ही बुलाया कि आज ही मिल जाएगा। ठीक है, चौथा दिन है, कैश मिला नहीं है। आज देखते क्या होता है। पूरी दिल्ली वीकेंड पर कतार में खड़ी है। मौसम में गुलाबी सर्दी खुली है और जेब पर नोटबंदी की जबरदस्त चपत पड़ी है। नोटों के संकट के सर्द सीजन में बैंक के बाहर बहार है। चाय पकौड़े वालों के लिए कमाई का भरपूर मौका है। चाय
चाय साहब। नोटबंदी ने दिल्ली सरकार का हिसाब किताब भी बिगाड़ दिया है। खजाना खाली है। टैक्स से होने वाली कमाई में इस महीने 50% की गिरावट है, यानी सरकार की कमाई आधी रहने वाली है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अभी से हाथ खड़े कर दिए हैं। कह दिया है अगर सरकार के अकाउंट सूने रहे तो कर्मचारियों के वेतन पर आफत आएगी। आपने दिल्ली की तस्वीर देखी, ये वेतन भोगी लोग हैं। इनके पास नकदी की लेन देन के कई तरीके हैं, लेकिन उनका क्या जो दूर देहातों में छोटे शहरों में रहते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी का ये नजारा देखिए। पांव फटने से पहले कतार खड़ी है। ठंड से बचने का इंतजाम भी है। कैश की गर्मी ना सही, अलाव की गर्मी तो जान बचा ही देगी। भी यहाँ पे पैसे निकालने आए, ठंड की वजह से ताप रहे हैं। लोगों ने अलाव जलाया है, लोग तापे, उनको तसल्ली मिले। आज नोटबंदी का 25वां दिन है। ये नौजवान मुंबई से पटना आया, घर में शादी है, इंतजाम के लिए पैसे चाहिए। पासबुक मुंबई में ही छूट गई। पास में डेबिट कार्ड है जिसकी हैसियत 2000 से ज्यादा नहीं है। मुझे 20,000 की जरूरत है और मैं चेक लाना भूल गया हूँ मुंबई से। एटीएम पे इसलिए खड़ा हूँ कि 2000 रुपये निकलेगा और मैं बैंक से 20,000 तो निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास चेक है नहीं। तो काफी परेशानी हो रही है अभी एक लाइन में खड़े रहकर। लेकिन आप एटीएम में खड़े होइएगा तो आपको तो 2000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, कैसे चले होगा फिर? तब परेशानी है, क्या करेंगे, कुछ न कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू खड़ा होना पड़ेगा। वेतन भोगियों के लिए महीने का पहला हफ्ता हिसाब किताब दुरुस्त करने का है, लेकिन अपनी ही सैलरी ना निकाल पाने का मलाल देखिए। भोपाल की इन तस्वीरों में नोटबंदी पर गुस्सा आपको साफ साफ दिखेगा। दिसंबर महीने का पहला वीकेंड शुरू हो गया है। लोगों को अपनी तनख्वाह मिल चुकी है, पेंशन मिल चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग पेंशन और तनख्वाह बैंकों से निकाल नहीं पाए हैं। भाई साहब, आप नोटबंदी को आज कैसे देखते हैं? सर, परेशानी हो रही है। हम लोग खड़े हुए यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कोई नेता नहीं है, पार्षद नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, कोई लाइन में नहीं दिखा आज तक। जितने दिन से ये बंद हुआ है आज तक ना तो कोई नेता दिखा हमें। यहाँ आते हुए हम लोग ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ की जो 3 दिन से बैंक में चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी पासबुक तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। नोट निकालने की बात तो अलग है, और नोटबंदी को मैं बिल्कुल नोटबंदी के खिलाफ हूँ। परेशानी हो रही है, पैसे मिल नहीं रहा। और कैसे उस समस्या से जूझ रहे हैं आप? परेशान है, दिन भर लाइन में लगे हुए। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। एटीएम की कतार में खड़े 45 साल के एक शख्स रॉय चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी मदद के लिए कतार में खड़ा कोई शख्स सामने नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि मदद को आगे बढ़ा तो कतार में नंबर पीछे हो जाएगा। जाहिर है ये सूरत बदलनी चाहिए। 25 दिन बीत गए हैं। सरकार और सिस्टम को और दुरुस्त होना होगा। पटना में रोहित सिंह, भोपाल में हेमेंद्र शर्मा के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश के टोल नाकों पर आज वाहनों की लंबी लाइनें दिखाई दी। नोटबंदी के चलते अब तक टोल नाके टैक्स फ्री थे, लेकिन जैसे ही टोल पर फिर से टैक्स वसूली का ऐलान हुआ, जाम लगने का सिलसिला शुरू हो गया। और वजह यह भी थी कि लोगों के पास न तो कैश था, न छुट्टे पैसे थे, और न ही टोल पर वसूली के लिए स्वाइप मशीन। टोल की आजादी जैसे ही खत्म हुई, जाम से आजादी का भी द एंड हो गया। लंबी लाइन, अफरा तफरी, छुट्टे के लिए हंगामा, पुराने नोट को लेकर कंफ्यूजन। टोल टैक्स की वसूली शुरू होते ही नाकों पर नया टेंशन शुरू हो गया है। जिस तरह से टोल को पहले फ्री कर दिया गया था, लेकिन अब नोटबंदी के बाद से ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। देखिए, कतार लगी हुई है, लोग जो हैं लाइन में लगे हुए हैं, और बाकायदा 100 के आप देख सकते हैं यहाँ पर नए नोट जो हैं वो भी लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि इन्हें टोल जो देने में किसी तरीके की दिक्कत न हो। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का हाल तो और भी खस्ता दिखा। वीकेंड मनाने शहर से बाहर जाने वालों की भीड़ बढ़ी तो ट्रैफिक भी सामान्य से कई गुना ज्यादा हो गया। नतीजा लंबी कतारें और गाड़ियों के हॉर्न और शोर। दिक्कत की एक वजह यह भी है कि टोल पर कार्ड से पेमेंट लेने में फिलहाल सभी टोल कर्मी ट्रेंड नहीं है। इसीलिए पेमेंट लेने में 2 मिनट की देरी भी हाईवे पर लंबा जाम लगा देती है।
वसई एक्सप्रेसवे का हाल देखिए। यहाँ से जो रास्ता निकलता है वो थाने की तरफ जाता है और ये टोल नाके पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो निकल रही हैं उनसे वसूली हो रही है टोल की। लेकिन अभी जहाँ हमने कुछ थोड़ी देर पहले देखा कुछ लोग आए अपने 2-2 हज़ार के नोट लेकर। इन लोग के पास छुट्टा नहीं था, उन लोगों ने उन गाड़ियों को जाने दिया। बाकी जो 100-100 का नोट दे रहे हैं उनको बाकायदे उनसे वसूली हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्वाइप कार्ड का इंतजाम नहीं है। यह है मुंबई का वाशी टोल नाका, जो हाईवेज आवागमन को रफ्तार देने के लिए बने हैं। वहीं गाड़ियां रेंग रही हैं। वजह साफ है, नए पुराने नोट का कंफ्यूजन और कार्ड पेमेंट लेने में देरी। इस नोटिस पर ध्यान दीजिए, जहां मुसाफिरों से छुट्टे लाने को कहा गया है, लेकिन दिक्कत यही है, लोगों के पास छुट्टे नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है हमारे पास, जितनी ट्राई हो रही है हम उतने ट्राई कर रहे हैं हमारे पास। ओके, लेकिन आपको भी तो कई व्हीकल छोड़ देनी पड़ रही है क्योंकि आपके पास कैश नहीं है एक्सचेंज देने के लिए। नहीं, ऐसा कोई एक भी अभी तक छोड़ा नहीं है। जितने हमारे पास 100 का नोट 50 का 10 का जो भी नोट है वो हम सब ये जो व्हीकल्स है उसको दे रहे हैं। बेंगलुरु में भी टोल नाकों पर लंबी कतारें और लोगों की परेशानी देश के दूसरे हिस्सों। सरकार का दावा था कि टोल पर पर्याप्त छुट्टे पैसे पहुंचा दिए गए, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक का हाल देखकर इस तैयारी में कुछ कमी साफ दिख रही है। शायद इसके पीछे वीकेंड की शुरुआत भी एक वजह है। दिल्ली में अनुज मिश्रा, पुणे से पंकज खिलकर और मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के चलते सरकार ने 2 दिसंबर तक टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। सरकार को यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा था, लेकिन इससे सरकार को जबरदस्त आर्थिक नुकसान भी हुआ है। टोल प्लाजा फ्री होने से सरकार को 1238 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। देश में 394 टोल प्लाजा हैं जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं, यानी टोल प्लाजा केंद्र सरकार के परिवहन विभाग के अधीन होते हैं। टोल प्लाजा पर वसूली से सरकार को हर रोज करीब 52 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। आंकड़ों से साफ है कि केंद्र सरकार ज्यादा दिनों तक राजस्व का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। आज हम आपको कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हिंदुस्तान की तस्वीरें दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि बदलाव की बहार में किस कदर बह रहा है हमारा भारत। हम आपको दिखाएंगे कैसे गली कूचों में पहुंच रही हैं स्वाइप मशीनें, कैसे दूध, दही, दवाई, मिठाई सब कुछ ई मनी के जरिए खरीदा जा रहा है। आपको कैशलेस इकोनॉमी की राह में आड़े आने वाले रोड़े भी हम बताएंगे, मगर शुरुआत उस गुजरात के गांव से जो डिजिटल बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक है, आपके मोबाइल फोन में ही आपका बटुआ है। आप अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते हैं। नोटबंदी के ऐलान के बाद देश की इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए पीएम मोदी मंच से बोले, मचान से बोले, रैली में बोले, खूब बोले, अपनी शैली में बोले। अनपढ़ भी अनपढ़ आदमी को मालूम है कि व्हाट्सएप कैसे देखना, व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना। जितनी सरलता से व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है, उतनी ही सरलता से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। पीएम के बोलने का कितना असर हुआ, ये देखने के लिए हमने देश के कई हिस्सों के कई गांवों को टटोला, शहरों में घूमे और जानना चाहा कि क्या वाकई कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है इंडिया। सबसे पहले हम पहुंचे गुजरात में, जो मोदी का गढ़ है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी जिले के जिखली तहसील के आमधरा गांव की हैं। इस गांव को बैंक और बड़ौदा ने गोद लेकर इसे आदर्श गांव बनाने की ओर पहला कदम बढ़ाया था। इस गांव में 10 साल की उम्र से ज्यादा के जितने भी लोग हैं, सबके बैंक में खाते हैं। गांव का हर सदस्य आधार कार्ड से जुड़ा है। हर दुकानदार के पास स्वाइप मशीनें हैं। और वहां पर 100% जो 10 इयर्स के एबव लोग हैं
उनके अकाउंट खुल चुके हैं, 100% आधार सीडिंग हो चुका है, 100% लोगों का, एलिजिबल लोगों का प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा में एनरोलमेंट हो चुका है और 98.53% लोगों को क्रेडिट लिंकेज हो चुका है। बैंक की इस पहल का असर ये हुआ कि अब इस गांव में मलाई, मिठाई, रजाई, धुनाई, सिलाई, बुनाई सब कैशलेस होता है। दूध, दही, दाल, चीनी सब कुछ लोग कार्ड के जरिए खरीदते हैं, कार्ड के जरिए बेचते हैं। लोगों का एकदम अच्छा सपोर्ट है। जैसे हम लोग ने रखना चालू कर दिया पेटीएम, तो कस्टमर पूछ भी रहे ये क्या चीज है, तो हम लोग बताते हैं कि भाई ये मोबाइल से पैसा देने की चीज है, ये मोबाइल वॉलेट है, बराबर है। तो आप कहीं भी जाओ तो आपको आपका नेट चालू रहेगा, तो आप कभी भी पैसा किसको भी दे सकते हो और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो कस्टमर भी रेगुलर है, वो 15-20 जो हमारे कस्टमर है वो लोग ने तो चालू भी कर दिया है, वो उसी में पैसे देते हैं मेरे को। नवसारी जिला कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है और इसकी गवाही देता है इसी जिले का दूसरा गांव रानपुर, जहां गांव के लोग खुद एक दूसरे को कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। सब लोग लाइन में खड़े रहे ऐसा नहीं, हम जानते हैं कि एटीएम में जो लाइन लगी है उसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन हमें वो पेटीएम है ऐसा कुछ भी है उसको हमने फॉलो करना चाहिए। और छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम लाइन में नहीं खड़े रहना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। गुजरात का ये जिला पीएम मोदी के उस सपने को साकार करने की राह पर है जो पीएम ने पूरे देश के लिए देखा है। नोटबंदी के बाद जहां लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या नकद रुपयों की थी, तो वही इस गांव ने कैशलेस का रास्ता अपनाते हुए न सिर्फ एटीएम की लंबी कतारें बल्कि बैंकों के धक्कों से भी छुटकारा पाया है। नवसारी में रौनक जानी के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। आपने गुजरात के इस गांव की तस्वीरें देख ली और आइए अब हम आपको रांची की तस्वीरें दिखाते हैं। खनिज संपदा से भरा हुआ रांची प्लास्टिक मनी पर निर्भर हो जाने का सपना बुन रहा है। मुख्यमंत्री ने तो यहां निर्देश दे दिए हैं कि 28 दिसंबर से पहले राज्य के ज्यादातर हिस्सों में ई मनी के जरिए ही लेन देन हो। नाई की दुकान हो या दवाई की दुकान, यहाँ चिल्लर की किल्लत नहीं होती, क्योंकि झारखंड का नगरी इलाका चल रहा है कैशलेस इकोनॉमी की ओर। देखकर आश्चर्य होगा, मगर देखिए, झारखंड में नगरी के इस मेंस सैलून में कैश का कोई इस्तेमाल नहीं होता, सारा काम ई वॉलेट के जरिए किया जाता है। आप पेटीएम से लेते हैं नवीन? हाँ, पेटीएम से लेते हैं। कब से ले रहे हैं? हो गया है 1 सप्ताह। हम लोग के लिए टेंशन दूर हो गया। क्या था आपको? पहले था कि चेंज का दिक्कत होता था, अब चेंज नहीं, अब डायरेक्ट पेटीएम में डाल देते हैं। ऐसे कितने ग्राहक हैं उनके पास जो पेटीएम से देते हैं? ऐसा अभी वैसा नहीं है, मगर फिलहाल धीरे धीरे बढ़ रहा है कस्टमर। सिर्फ नाई की दुकान नहीं, लोग मिठाई से लेकर दवाई तक यहाँ ई वॉलेट और कार्ड स्वाइप मशीन से खरीदते हैं। और बहुत अच्छा लगा कल मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था कैशलेस झारखंड के नाम पे जो हमारा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने कल से ही प्रयास कर दिया है। वैसे हम पेटीएम से भी पेमेंट लेते हैं और सुबह से ही हम लोग कोशिश किए हैं कि कैशलेस का कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाएं और इसको करने के प्रति हम लोग संकल्पित भी हैं। दुकानें ही नहीं, पेट्रोल पंप पर भी कैश का कारोबार बंद है। पेट्रोल भराइए और ई वॉलेट कर जाइए। कार्ड से हम लोग का सेल अच्छा हुआ है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन लेस हुआ है, हम लोग को बहुत सुविधा बुझा रहा है। इससे हम लोग को आसानी है कैश ट्रांजैक्शन में, बैंक का झमेला नहीं है, कस्टमर से कोई परेशानी नहीं है। कार्ड से कस्टमर भी खुश है। हाँ, कार्ड से ही करते हैं। कब से ले रहे हैं? हो रहा है 2-3 दिन। नगरी इलाके में उगाई जाने वाली सब्जियां प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी भेजी जाती हैं। आमतौर पर यहाँ के किसान भुगतान के लिए नकद पैसों का इस्तेमाल करते रहे हैं, मगर नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत हुई तो लोगों ने ई वॉलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखिए लोग किस कदर खुश हैं।
कैशलेस के निर्णय जो है बहुत अहम निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। ये आने वाला समय में बहुत आगे काम देगा। जैसे कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, है ना, खेती बाड़ी लगाएं, इसके बीच का जो लोग हैं जैसे दलाल वगैरह, उससे हम लोग से ज़्यादा प्रॉफिट लेता था, उससे बचत और मिलेगा। जाहिर सी बात है, उससे बचत होगा तो हम लोग को और फायदा होगा। दरअसल झारखंड के गांव में औरतों, बुजुर्गों और दुकानदारों को बिना पैसे वाले लेन देन की ट्रेनिंग देने के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के गुर सिखाए जा रहे हैं, जो गांव-गांव जाकर लोगों को इसके बारे में बताएंगे। पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए झारखंड ने पहला कदम बढ़ा दिया है। यह है रांची का नगड़ी प्रखंड। यह इलाका पूरी तरह से आदिवासी बहुल है। यह प्रखंड एक सप्ताह के अंदर कैशलेस प्रखंड बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के अलावा सरकारी अमले को भी इस अभियान को हकीकत में बदलने के लिए जुट जाने का आह्वान किया है। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने तो इस पूरी योजना का रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसका लक्ष्य है झारखंड को देश का पहला कैशलेस राज्य बनाना। योजना के तहत झारखंड के सभी जिलों के एक एक प्रखंड को 28 दिसंबर तक कैशलेस करने का निर्देश दिया गया है। गांव में सबके पास स्मार्टफोन नहीं है तो क्या हुआ? USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा आधारित मोबाइल बैंकिंग साधारण फीचर वाले मोबाइल फोन से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। चुनौती को मैं चुनौती के रूप में लेता हूं और उसको अवसर के रूप में देखता हूं। तो हमारी सरकार ने प्राथमिकता तय की है कि आने वाले समय में झारखंड देश का पहला राज्य बने, कैशलेस झारखंड और डिजिटल झारखंड। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह में अहम भूमिका निभाने वाले महकमों से अपेक्षा की है कि 1 महीने के अंदर वो अपनी पूरी प्रणाली को कैशलेस कर लें। इतना ही नहीं, विभागीय स्तर पर होने वाली छोटी मोटी खरीद भी अब कैश से नहीं होगी। हर नई चुनौती आगे बढ़ने का नया मौका देती है। झारखंड सरकार नोटबंदी की इस चुनौती से कैशलेस इंडिया तक के सफर को कहां तक हासिल कर पाएगी, इसके लिए 28 दिसंबर तक का इंतजार करिए। तब तक कैशलेस इंडिया की मंजिल की तरफ हर कदम बेहद अहम है। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। झारखंड की तस्वीरें देखने के बाद आपको मुंबई से सटे ठाणे हम लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां कैशलेस इकोनॉमी का आइडिया लोगों को पसंद तो आ रहा है, मगर मूलभूत समस्याएं भी हैं जिन्हें दूर किए बगैर ये सपना सच होना मुश्किल है। कच्ची पक्की सड़कें, छोटा सा बाजार और भारत के दूसरे गांवों की तरह एक दूसरे पर निर्भर अर्थव्यवस्था। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के ठाणे का धसई गांव, जो कैशलेस इकोनॉमी की ओर बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि 6000 की आबादी वाला धसई गांव कदम दर कदम उस राह पर है जहां पहुंचने में तमाम शहर अभी हिचकिचा रहे हैं। लगभग 2-3 दिन से चालू तो किया हमने सब मशीन यूज करना। अपने राज्य के हमारे महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने ओपनिंग किया इसका, और उस दिन से हमने चालू किया। अभी तो इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन हम पूरी उम्मीद करते कि जल्दी से जल्दी ये पूरा गांव कैशलेस हो जाएगा। ये धसई गांव की ही तस्वीरें हैं। चाव से दुकान पर वड़ा पाव खा रहे लोगों को न छुट्टे लेने की टेंशन है, न छुट्टे देने की। मुंबई में शहरों में भी कभी वड़ा पाव, एटीएम कार्ड का, डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन से नहीं खरीदते लोग। मुंबई में भी लोग कैश का ही देते हैं। 10 रुपए, 5 रुपए जो भी वड़ा पाव होता है उसका अमाउंट वो देते हैं कैश में और उसके बाद खाते हैं। आइए यहाँ धसई गांव में देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। दादा, आपके पास ये मशीन है, क्या लोग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं वड़ा पाव खरीदने के लिए? अब तो अभी 2-3 दिन से चालू है, थोड़ा थोड़ा अभी तो कर रहे हैं। हम उनको बता रहे ऐसा ऐसा है, ऐसा मशीन है, इसमें वो तुम्हारा सिम कार्ड एक क्रैश करने का और उसके बाद में तुम्हारे अमाउंट में अगर पैसा रहेगा तो आपको नगद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धसई गांव के बारे में देश भर में बातें हो रही हैं और इस गांव में चर्चा बस लेन देन वाली नई मशीन की है।
नोटबंदी के बाद नकद की किल्लत इस गांव में भी कम नहीं थी। आसपास के गांवों का भी बाजार धसई गांव ही है, जहां बस एक ही सरकारी बैंक है। एटीएम भी सिर्फ एक, वो भी तब से बिगड़ा है जब से नोटबंदी का ऐलान हुआ है। मैं इस वक्त धसाई गांव के इस एकमात्र एटीएम के बाहर खड़ी हूं। आप देख सकते हैं ये एटीएम बंद है। पिछले कई महीनों से जब से डिमोनेटाइजेशन का नोटबंदी की बात आई थी तब से ये एटीएम बंद है। यहाँ पर 10 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम कोई और एटीएम नहीं है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये एटीएम कब से बंद है? एटीएम अभी तो बंद है, लेकिन उससे पहले नोटबंदी होने के पहले भी यहाँ रेगुलरिटी कभी नहीं रहती जब हम आते थे। बहुत तकलीफ हो रही है, एटीएम भी नहीं चालू और 2000 का नोट छुट्टा नहीं मिल रहा है मार्केट में। अभी तो क्रेडिट कार्ड कैशलेस हो गए, इसलिए बहुत फायदा हो गया है गाँव के लिए। बरसों पुरानी नकद लेन देन वाली आदत को बदलना आसान नहीं था और न ही मशीन पर यकीन करना, लेकिन स्वयंसेवी संस्था की पहल पर जब स्वाइप मशीनें गांव में आईं, तो लोगों ने इसे अपनाने में देर नहीं की। एक कार्ड के मार्फत से पेमेंट करना, जो डेबिट कार्ड जिसको हम कहते हैं या क्रेडिट कार्ड जिसको हम कहते हैं, उसके मार्फत से जो पेमेंट करना, उसके लिए एक पॉस मशीन की ज़रूरत होती है, जो पॉइंट ऑफ सेल जिसको कहते हैं, जिसको स्वाइप मशीन भी कहा जाता है। तो वो मशीनों का यहाँ पे हमने सप्लाई किया है। यहाँ के जितने वेंडर्स हैं उनको सप्लाई करके यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और इसके चलते इस गांव में जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जितनी होगी वो कैशलेस होगी। ये आज इसकी नींव आज इस गांव से रखी गई है। धसई को कैशलेस बना देने की कोशिशें परवान पर हैं, मगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस अभियान में बाधक बनी हुई हैं। मसलन गांव के ज्यादातर सदस्य ऐसे हैं जिनके पास न पैन कार्ड है, न आधार कार्ड है, न अकाउंट नंबर। ऐसी स्थिति में ई वॉलेट का इस्तेमाल इनके लिए बेहद मुश्किल है। बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, किसी को उधर जा रहा था तो किसी को उधर हम लोग को रखना पड़ता था। हम लोग ने फिर इसको अप्लाई किया, इससे हम लोग कैशलेस कर सकते हैं। अभी इसको लिया हमने, आज से इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा लग रहा है हमें। तो आज की जोन में 80% लोग एटीएम यूज़ करते हैं, इसका हमें फ़ायदा हो रहा है हमको। इन समस्याओं के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कैशलेस इकोनॉमी को बेहतर मानते हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे खेड़े गाँव में मतलब पहली बार आए तो इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए अच्छा है कि वो अपना देंगे, हम कैश ले सकते हैं। हम बाहर जाते हैं, कभी हमको समझो सप्लाई ये माल रहता है तो लाना पड़ता है, तो उसके लिए भी अच्छा ही है। इसके लिए कैश हम लेके नहीं जा सकते, यहाँ से गाँव पिखेड़े गाँव में से बहुत लंबा जाना पड़ता है, कल्याण बैठाना, तो हमारे लिए अच्छा है। अभी लोग बटुए की जगह कार्ड लेकर कारोबार करने निकल पड़े। अब 2000 के नोट हों या फिर नोट ना हो, धसई गांव इस उलझन से दूर है, एक नई राह पर आगे बढ़ चला है। स्लैब मशीन चलाना आता है, अभी आया तो फॉर्म भरा हुआ मैं गया था, इसलिए अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। कितना आसानी है, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे लोग एटीएम चलाते वैसे वो मशीन भी चलाने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने 5 किलो चावल खरीदकर इस योजना को लॉन्च किया। मशीनों के बारे में बैंक और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई और दुकानों को मशीनों की सप्लाई भी की गई। हालांकि 125 दुकानों में अभी सिर्फ 37 कार्ड स्वाइप मशीनें हैं, मगर लोगों ने मशीनों के लिए अप्लाई किया है। धसई गांव की ये कामयाबी बदलते इंडिया की मिसाल है। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। कैशलेस धसई गांव ने साबित कर दिया है, खेत खलिहान आधुनिक तकनीक और बदलाव को अपनाने में किसी से पीछे नहीं है। धसई गांव से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे कैशलेस हो रहे हैं हमारे देश में धार्मिक स्थल। गांव, शहर, बाजार तो आपने देख लिए, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में कई मंदिर अब भी हाईटेक हो रहे हैं। मंदिरों का चढ़ावा ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है। मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से मंदिर में स्वाइप मशीन को स्थापित किया गया। भगवान के लिए भक्तों का चढ़ावा अब दान पत्र की जगह इसी मशीन से मंदिर के खाते में ट्रांसफर होता रहेगा। तस्वीरें झारखंड के देवघर की हैं, जहां मशहूर वैद्यनाथ मंदिर में स्टेट बैंक की तरफ से यह मशीन लगाई गई है। दरअसल नोटबंदी के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दान से लेकर दूसरे धार्मिक अनुष्ठान में काफी दिक्कतें आ रही थी।
झारखंड कैशलेस झारखंड अभियान शुरू हुआ है। उसी के शुभ अवसर पर आज मंदिर में भी ई-पॉस मशीन लगाया गया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ के भक्तगण के लिए भी सुविधा मिलेगा। कैशलेस इंडिया की लिस्ट में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंदिर भी शामिल होने जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं जो कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी करवाते हैं। नोटबंदी के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में दान करने वाले भक्त निराश न हो, इसके लिए वाराणसी जिला प्रशासन ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्वाइप मशीन लगाने का फैसला किया है। कोई भी भक्त आता है और उसके पास यदि वो रुपया नहीं है, नया रुपया लेने में भी कठिनाई है कि बहुत ज़्यादा धनराशि भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो अब पुराना रुपया चलेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में एक सकारात्मक पहल कि स्वैप मशीन के जरिए कोई कार्ड लाता है, वो कार्ड अपना वहाँ पर जितनी भी धनराशि हो जमा करके वो करा सकता है। वाराणसी में तीर्थ यात्रा के साथ बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं। मंदिर में चढ़ावा हो या नौका विहार करना हो, अब तक सब कुछ नकद ही चल रहा था। प्रशासन ने काशी के अन्नपूर्णा मंदिर और घाटों पर भी स्वाइप मशीन लगाने की तैयारी कर ली है। लोग इस फैसले से बेहद खुश हैं। दान पत्र में भक्त अपनी श्रद्धा से दान करता है, लेकिन स्वाइप मशीन ने भक्तों को अपने चढ़ावे को लेकर पहले से भी ज्यादा आश्वस्त कर दिया है। कैशलेस इंडिया के इन मंदिरों से भारत की नई तस्वीर आकार ले रही है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। खबरदार में लिए आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन बस अब से कुछ ही पलों में देखिए हमारा खास कार्यक्रम वंदे मातरम श्वेता सिंह के साथ। देखते रहिए आज तक।